हरे कृष्णा माय डियर स्टूडेंट्स, राधे राधे। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि सीए इंटरमीडिएट में आपका जो एडवांस्ड अकाउंटिंग का पेपर है उसमें जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, बहुत ही मेजर पार्ट ऑफ द पेपर कवर करते हैं, उनको कैसे पढ़ें और उनको इफेक्टिवली कैसे रिवाइज करें और कैसे उनको रिटेन करें। और यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका सीखना कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को पढ़ना कैसे है और रिटेन कैसे करना है और उसका इफेक्टिव रिवीजन कैसे करना है। तो देखिए स्क्रीन पर आपको कुछ दिखाई दे रहा होगा। तो सबसे पहले तो मैंने यहां लिखी है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की बनावट, कि आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कोई भी पढ़ने के पहले क्या बातें दिमाग में रखनी है। लगभग हर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में यह आपको मिलेगा। हर एस में डेफिनेशंस होती हैं, जो शब्द उसमें यूज हुए हैं उनके मतलब। जैसे एस टू इन्वेंट्री है तो इन्वेंट्री की एक डेफिनेशन होगी। एस 10 पीपीई है तो पीपीई की डेफिनेशन होगी। पीपीई में बियरर प्लांट आता है तो बियरर प्लांट की डेफिनेशन है। ऐसे अर्निंग पर शेयर एस 20 है तो अर्निंग पर शेयर का की डेफिनेशन है कि बेसिक अर्निंग पर शेयर क्या होता है, डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर क्या होता है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में जो भी टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है उसकी डेफिनेशन हर एस में होती है। दैट इज अ डेफिनेशन पार्ट। और हर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को लाने का कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव है, उद्देश्य है। तो हर एस में ऑब्जेक्टिव होता है भाई। जैसे एस 17 सेगमेंटल रिपोर्टिंग लाने का कोई ऑब्जेक्टिव था कि भाई मल्टी प्रोडक्ट कंपनीज हैं, मल्टी ज्योग्राफिकल एरियाज में काम करने वाली कंपनीज हैं, तो उनकी ओवरऑल रिपोर्टिंग तो हो रही थी, लेकिन एरिया वाइज, प्रोडक्ट वाइज, सर्विस वाइज, सेगमेंट वाइज उनकी रिपोर्टिंग करना थी। और उससे ज्यादा अच्छा शेयर होल्डर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा अच्छा डिस्क्लोजर था। तो ये ऑब्जेक्टिव होता है, हर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का उद्देश्य होता है। स्कोप इन और स्कोप आउट, ये वर्ड स्टूडेंट जनरली दिमाग में रखते नहीं है। भाई कोई सा एस किस पर एप्लीकेबल है, दैट इज कॉल्ड एप्लीकेबिलिटी, और किस पर एप्लीकेबल नहीं है, स्कोप आउट, दैट इज कॉल्ड नॉन एप्लीकेबिलिटी। तो अधिकतर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में आपको ये स्कोप इन और स्कोप आउट मिलेगा कि एस किस पर एप्लीकेबल है, किस पर एप्लीकेबल नहीं है। तो इसमें भी दो बातें, जैसे एस 2 तो बोले सर ये तो बड़ा सिंपल है, इन्वेंट्री पर एप्लीकेबल है। अरे भाई इन्वेंट्री पर एप्लीकेबल है और सर इन्वेंट्री के अलावा बाकी किसी चीज पर एप्लीकेबल नहीं है। लेकिन नॉन एप्लीकेबिलिटी का मतलब जो उसमें से एक्सक्लूड किया है वो नहीं होता। इन्वेंट्री पर एप्लीकेबल है पर हर तरह के इन्वेंट्री पर भी एप्लीकेबल नहीं है, कुछ इन्वेंट्रीज भी एक्सक्लूड कर दिए गए हैं। तो एप्लीकेबिलिटी किस पर है और नॉन एप्लीकेबिलिटी किस पर है, कहां है, वो आपको ध्यान रखना पड़ता है। तो डेफिनेशंस, ऑब्जेक्टिव, स्कोप इन, एप्लीकेबिलिटी, स्कोप आउट, नॉन एप्लीकेबिलिटी, ये एस की बनावट बता रहा हूं पहले मैं आपको। फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में रिकॉग्निशन प्रिंसिपल्स होते हैं कि भाई कोई भी पर्टिकुलर आइटम जिस पर वो एस एप्लीकेबल है उसको कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे, कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे। पहली बार जैसे एस 10 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, तो उसका रिकॉग्निशन, उसकी अकाउंटिंग एंट्री क्या होगी, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा। जैसे एस 16 बोरोइंग कॉस्ट, तो बोरोइंग कॉस्ट का कैसे रिकॉग्निशन होगा बुक्स में, किस तरीके से उसको रिकॉर्ड करेंगे, दैट इज कॉल्ड रिकॉग्निशन। और ऑब्वियसली किसी चीज को रिकॉग्नाइज करना है, जैसे पीपीई को हमने रिकॉग्नाइज किया और बाद में पीपीई को बेच दिया, तो डी रिकॉग्निशन भी एस बताते हैं। और उसके बाद कई बार वैल्यूएशन टेक्निक्स भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स देते हैं। जैसे कुछ स्टैंडर्ड तो प्योरली वैल्यूएशन पर है, वैल्यूएशन मतलब मेजरमेंट, वो वहां कैलकुलेशन सिखाएंगे आपको। जैसे एस 2 पूरा ही वैल्यूएशन पर है, वहां इन्वेंट्री की रिकॉग्निशन की बात ही नहीं है। एस का नाम ही इन्वेंट्री वैल्यूएशन है, वो पूरा एस ही वैल्यूएशन पर है। जैसे अर्निंग पर शेयर, उसको बुक्स में रिकॉर्ड रिकॉग्नाइज नहीं करना है, वहां रिकॉग्निशन नहीं है, लेकिन ईपीएस का कैलकुलेशन मेजरमेंट कैसे होगा वो है। तो प्योरली
कई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में रिकॉग्निशन भी है, मेजरमेंट भी है, किसी में रिकॉग्निशन नहीं है, मेजरमेंट है सिर्फ, किसी में केवल रिकॉग्निशन है, मेजरमेंट की जरूरत नहीं, क्योंकि मेजरमेंट उसका कैसे होगा वो सबको पता है। तो अल्टीमेटली रिकॉग्निशन है, मेजरमेंट है, और उसके बाद प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर, इसमें भी लोगों को अंतर नहीं पता होता है। भाई किसी भी एसेट को, लायबिलिटी को, इनकम को और एक्सपेंस को जब हम फाइनल अकाउंट में लिखते हैं, सर उसको डिस्क्लोजर कहते हैं, नहीं, उसको फाइनल अकाउंट में लिखने को कहते हैं प्रेजेंटेशन। हम फाइनल अकाउंट में जब उसको डिस्क्लोज करते हैं तो दैट इज नॉट कॉल्ड डिस्क्लोजर, दैट इज कॉल्ड प्रेजेंटेशन। और उसके बाद नोट्स टू अकाउंट जो बनते हैं उसमें जब हम एडिशनल पॉइंट्स देते हैं, डिस्क्रिप्शन देते हैं, दैट इज कॉल्ड डिस्क्लोजर्स। तो हर अलग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में क्या क्या होता है, डेफिनेशन होती है, उसका ऑब्जेक्टिव होता है, उसकी एप्लीकेबिलिटी होती है, उसकी नॉन एप्लीकेबिलिटी होती है, उसका रिकॉग्निशन कैसे करना है वो होता है, रिकॉग्निशन प्रिंसिपल्स, मेजरमेंट वैल्यूएशन कैसे होगा, प्रेजेंटेशन कैसे होगा, डिस्क्लोजर कैसे होगा। ये लगभग मेजोरिटी में ये 8 चीजों से मिलकर बनते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो हमें हर एज पर ये फोकस करना चाहिए। और यहां पर इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, क्योंकि दिल तो धड़कता किसके लिए है, एग्जाम में धड़कता है और रिजल्ट के लिए, है ना। बाकी सब बातें लोग सोच रहे सर बाकी छोड़ो, आप तो बताओ एग्जाम में क्या आएगा। यही सबसे बड़ी मिस्टेक है कि आप इनिशियली सिलेक्टिव पढ़ना चाहते हैं, तो आप इनिशियली सिलेक्टिव मत पढ़िए, अगर कुछ पढ़िए तो उसको पूरा पढ़िए। तो एज में अगर हम बात करें कि भाई इंपॉर्टेंट क्या है, सब इंपॉर्टेंट है। अरे भाई थ्योरेटिकल क्वेश्चंस थ्योरी लिखने को डायरेक्टली एज की डेफिनेशंस के से थ्योरी आ सकती है आपको। यस, बिजनेस सेगमेंट क्या होता है, ज्योग्राफिकल सेगमेंट क्या होता है, बोरोइंग कॉस्ट की डेफिनेशन, एज 16 में क्वालिफाइंग एसेट क्या होती है, जो कीवर्ड्स होते हैं, ये जो डेफिनेशंस होती है ना, ये कीवर्ड्स के लिए ही पूछी जाती है। जैसे इवेंट अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट की डेफिनेशन क्या है, एज पर AS4, AS5 में प्रायर पीरियड आइटम, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम आपको दिए हुए हैं। तो जो कीवर्ड्स है, इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, AS26 दैट इज इंटेंजिबल असेट्स, तो इंटेंजिबल असेट की क्या डेफिनेशन है, AS28 तो इंपेयरमेंट लॉस किसे कहते हैं। तो जो मेन वर्ड्स हैं जिस पर बेस्ड अकाउंटिंग, जो उसकी आत्मा है, उसकी आत्मा के जो शब्द हैं दैट इज कॉल्ड कीवर्ड्स, उसकी डेफिनेशंस एग्जाम में पूछी जाती हैं शॉर्ट नोट्स में लिखने को, फॉर कीवर्ड्स ओनली। और एज किस पर एप्लीकेबल है, नॉन एप्लीकेबल नहीं है, इसके जैसे रेवेन्यू को रिकॉर्ड करना है, रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करना है, तो लोग सर एज 9 एप्लीकेबल हो जाएगा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 एप्लीकेबल है रेवेन्यू रिकॉग्निशन पर। नहीं, ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट ग्रांट भी रेवेन्यू है और उसके रिकॉग्निशन पर AS 12 लगेगा, AS 9 नहीं लगेगा। कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट से जब रेवेन्यू आता है तो वो भी रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करते हैं, बट दैट इज नॉट एज पर AS 9, दैट इज एज पर AS 7। तो इट मींस दैट कि AS 9 जो है वो नॉट एप्लीकेबल है किस पर, गवर्नमेंट ग्रांट की गवर्नमेंट ग्रांट के रिकॉग्निशन पर और कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट के रिकॉग्निशन पर। वहां पर AS 7 और AS 12 एप्लीकेबल है। तो यहां पर हमें इस बात को ध्यान रखना है कि क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। स्टूडेंट मुझसे पूछे सर वो AS 13 जो होता है ना, वो इन्वेस्टमेंट पर एप्लीकेबल होता है, और सर वहां लिखा है कि म्यूचुअल फंड्स पर एप्लीकेबल नहीं होगा, और सर हमने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया तो फिर क्या होगा। भाई साहब म्यूचुअल फंड में हमने इन्वेस्टमेंट किया तो उस पर तो AS 13 एप्लीकेबल है। जो म्यूचुअल फंड कंपनीज है वो भी इन्वेस्टमेंट करती है, तो उन कंपनीज पर वो एप्लीकेबल नहीं है। छोटी सी बात है लेकिन ध्यान रखने वाली है। तो ये जो स्कोप इन, स्कोप आउट, एप्लीकेबिलिटी, नॉन एप्लीकेबिलिटी, इस पर MCQ आ सकता है, एनालिसिस केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। ऑब्जेक्टिव पे जनरली क्वेश्चन नहीं आता, जनरली नहीं आता। बहुत कम चांसेस है कि AS क्यों आया, इसका उद्देश्य बताएं, तो वो इंस्टीट्यूट बोलता नहीं उद्देश्य सब हमको पता है, आप तो बाकी चीजों पे ध्यान दो। ये तो जस्ट नॉलेज पर्पस के लिए, ये तो केवल बस नॉलेज पर्पस के लिए आपको मालूम होना चाहिए कि ऑब्जेक्टिव क्या है। तो डेफिनेशंस जो हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। इस एप्लीकेबिलिटी, नॉन एप्लीकेबिलिटी इंपॉर्टेंट है लेकिन कम
कम चांसेस होते, कम पॉइंट, कम मार्क्स का क्वेश्चन आता है, या तो एमसीक्यू आएगा और या फिर एमसीक्यू के अलावा कुछ केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आ जाएगा। जो मेजर काम होता है वो होता है रिकॉग्निशन, यानी उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, जो भी आइटम है। जैसे कि अगर हम बात करें फॉर एग्जाम्पल AS7 की, तो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट का जो रेवेन्यू रिकॉग्निशन होगा वो कैसे होगा, ठीक है, वो परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड हम वहां पढ़ते हैं, तो वहां रिकॉग्निशन करते हैं। या फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन हुए तो उसका इनिशियल रिकॉग्निशन कैसे होगा, तो फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन का जो ट्रांजैक्शन डेट का एक्सचेंज रेट है इनिशियली उस पर रिकॉर्ड होगा, फिर बैलेंस शीट डेट पर बैलेंस शीट वहां का तक के डिफरेंस को हम एक्सचेंज डिफरेंस बोलते हैं, वो सारी रिकॉग्निशन हमें बताई जाएगी। तो अक्सर जो क्वेश्चन आएगा, मैक्सिमम जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा रिकॉग्निशन और मेजरमेंट पर। कैलकुलेशन भी आपसे करवाएंगे, कई बार कैलकुलेशन देंगे तो केवल एंट्री पूछ लेंगे, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पूछ लेंगे, और लेकिन कई बार आपसे बोलेंगे भैया तुम ही कैलकुलेट करो और तुम ही उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बताओ। ये रिकॉग्निशन एंड मेजरमेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं कहता हूं 70% 70% चांस होते कि एग्जाम में इसी पर क्वेश्चन फोकस किया जाएगा। और जहां जैसे ईपीएस है वहां कोई रिकॉग्निशन की बात नहीं, वहां केवल मेजरमेंट है। इन्वेंट्री वैल्यूएशन है, वहां कोई इन्वेंट्री की एंट्री नहीं पूछते, क्योंकि अकाउंटिंग AS2 इज नॉट अकाउंटिंग फॉर इन्वेंट्री, इट इज वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, वहां सिर्फ वैल्यूएशन की बात है। तो फिर यहां पर कुछ स्टैंडर्ड्स में केवल रिकॉग्निशन और मेजरमेंट होता है, कुछ में केवल मेजरमेंट ही होता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन जब आप देखेंगे तो ये देखेंगे, तो इस पर ध्यान देना है। पर इस पर ध्यान देने का मतलब ऐसा नहीं कि आप भूल जाएं, डेफिनेशंस को इग्नोर कर दें, स्कोप इन स्कोप आउट को इग्नोर कर दें। और प्रेजेंटेशन जो है इसमें कोई बहुत ज्यादा आपको पढ़ना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि बेसिकली कुछ भी हो आपको ये तो पता ही है कि P&L में इनकम और एक्सपेंस आते हैं और बैलेंस शीट में एसेट और लायबिलिटीज आती हैं। तो अल्टीमेटली अगर मान लीजिए कोई रेवेन्यू है तो वो आप P&L में डिस्क्लोज करेंगे, P&L में यानी फाइनल अकाउंट में डिस्क्लोज करना है तो उसे कहते हैं प्रेजेंटेशन। फाइनल अकाउंट में कैश फ्लो स्टेटमेंट भी आता है, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में भी जो हम डिस्क्लोजर करते हैं, जो भी एक्टिविटी वाइज करते हैं, उसे कहते हैं प्रेजेंटेशन। तो प्रेजेंटेशन पार्ट आपको इतना सोचने वाली बात नहीं है। आपको पर कुछ जगह पर जैसे AS10 का प्रेजेंटेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि पीपी को कैसे प्रेजेंट करते हैं, तो भैया कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन पे करते हैं, नो दिस इज कॉस्ट मॉडल। AS10 में रिवैल्यूएशन मॉडल भी अलाउड है, तो दैट इज नॉट कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन लेस इंपेयरमेंट, हम शो करेंगे रिवैल्यूड फिगर लेस डेप्रिसिएशन टिल डेट जो होगा ऑन रिवैल्यूड फिगर, इंपेयरमेंट लॉस बेस्ड ऑन दैट रिवैल्यूड फिगर, तो उस हिसाब से वो मॉडल भी अलाउड है। लोगों को कॉन्सेप्ट में पहले तो देखिए, पहले तो मैं बता रहा हूं बनावट क्या है, फिर मैं उसकी कसावट बताऊंगा। हालांकि मैंने थोड़ी थोड़ी कसावट शुरू भी कर दी है। जैसे AS13 सर, वो इन्वेस्टमेंट उसमें करेंट और लॉन्ग टर्म होते हैं, और एक इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, लैंड और बिल्डिंग में इन्वेस्ट करते तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी होती है, उस पर AS13 लगता है। नो, लैंड एंड बिल्डिंग में अगर इन्वेस्टमेंट है तो AS13 से उसकी अकाउंटिंग, AS13 उस पर एप्लीकेबल है, लेकिन AS13 में लिखा है कि उसकी अकाउंटिंग AS10 वाले कॉस्ट मॉडल से होगी। तो अगर आपसे कोई पूछे कि लैंड एंड बिल्डिंग कवर्ड कहां है एज ए इन्वेस्टमेंट, अगर आपने लैंड एंड बिल्डिंग की है आपके पास, तो वो कवर्ड कहां पर है, तो वो कवर्ड तो AS13 में है, पर उसकी अकाउंटिंग एज पर AS13 होती है कि नो, नॉट एज पर AS13। AS13 कहता है कि उसकी अकाउंटिंग एज पर AS10 कॉस्ट मॉडल से होगी, वहां रिवैल्यूएशन अलाउड नहीं है। तो ये कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत सारी चीजों की है जो आपको आनी चाहिए। मैं इस वीडियो में तो AS तो पढ़ा नहीं रहा हूं, आपको कोई AS तो नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं तो आपको बता रहा हूं। तो प्रेजेंटेशन करना और फिर जो है डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, मतलब क्या क्या डिस्क्लोज करना है। तो मैं तो कभी इसको बोलता हूं याद ही मत करो, फुल डिस्क्लोजर, जो तुम्हारे दिमाग में है सब डिस्क्लोज करना है। सर मतलब, अरे भाई सारी बातें, जैसे पीपीई की बात करें तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में जितनी भी क्लास ऑफ पीपीई है, अलग अलग क्लास की कॉस्ट, रिवैल्यूएशन फिगर इफ एनी, उसका इंपेयरमेंट, उसका डेप्रिसिएशन, सारी चीजें डिस्क्लोज होती हैं। डेप्रिसिएशन लगता है तो उसकी मेथड क्या होंगी, यूजफुल लाइफ क्या होगी, स्क्रैप वैल्यू एस्टिमेट कैसे की गई, उसके क्या आधार थे, तो डिस्क्लोजर। और मैं आपको फिर कह रहा हूं इंटरमीडिएट लेवल पर, सीए इंटर लेवल पर डिस्क्लोजर पार्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो नहीं पूछा जाता। इसमें डिस्क्लोजर सबसे ज्यादा, जैसे कुछ है इसका इंपॉर्टेंट, जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे भाई आपसे बोला जाए कि भाई
AS16 का क्या डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट है, तो AS12 का क्या डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट है, तो AS12 गवर्नमेंट ग्रांट पर है, तो सर AS12 में हमको गवर्नमेंट ग्रांट के लिए हमने कैपिटल अप्रोच फॉलो की है, इनकम अप्रोच फॉलो की, ये हमें नोट्स टू अकाउंट में डिस्क्लोज करना पड़ेगा, है ना। तो ये डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट है। तो ये कुछ तो आपको बहुत इजी, मैक्सिमम तो बहुत इजी है डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट AS7 है। आप AS7 स्पेशली मैं बोलता हूं डिस्क्लोजर के लिए, जो इंटर लेवल पर इंपॉर्टेंट है, उसकी डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट पूछी जाती है कि भाई एज पर AS7 क्या क्या डिस्क्लोजर होगा, तो कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू होगा, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट होगी, रिटेंशन मनी होगा, अमाउंट ड्यू फ्रॉम कस्टमर, अमाउंट ड्यू टू कस्टमर, कॉन्ट्रैक्ट, वो सब डिस्क्लोजर की एक रिक्वायरमेंट है। पर मैं कहना चाहूंगा कि सबसे ज्यादा आपको फोकस करना चाहिए रिकॉग्निशन और मेजरमेंट पर, और फिर आपको करना चाहिए डेफिनेशंस पर। दिस इज योर फर्स्ट प्रायोरिटी, दिस इज योर सेकंड प्रायोरिटी, सेकंड नंबर, एंड थर्ड नंबर इज स्कोप इन एंड स्कोप आउट भी आपको याद होना चाहिए। ये तीन बातें इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव, ठीक है, आपको कोई रिवीजन करते हो बार बार ऑब्जेक्टिव की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रेजेंटेशन बहुत ज्यादा आपको रिक्वायरमेंट नहीं, क्योंकि क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते करते प्रेजेंटेशन क्लियर हो जाता है। डिस्क्लोजर कुछ ही लिमिटेड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का इंपॉर्टेंट है, जिसमें मैं आपको बता दूं कि भाई जैसे, और इनफैक्ट डिस्क्लोजर भी जैसे AS7 का मैंने आपको बोला इंपॉर्टेंट है, मतलब जो आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा, है ना, वैसे ही आपको जो अलग से पढ़ना पड़ेगा उसमें AS15 का डिस्क्लोजर थोड़ा सा ध्यान रखें कि डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन, उसकी प्लान एसेट्स और बहुत सारी चीजें उसमें होती हैं। AS15 का डिस्क्लोजर अलग से ध्यान रखें। क्यों सर, बोरोइंग कॉस्ट का AS16 का डिस्क्लोजर अलग से नहीं पढ़ना पड़ेगा? कहां पढ़ना पड़ेगा? AS तुमने कॉन्सेप्चुअली अगर पढ़ा है तो तुम्हें बोरोइंग कॉस्ट का डिस्क्लोजर क्या है भाई, बोरोइंग कॉस्ट कितनी कैपिटलाइज हुई है ये डिस्क्लोज करना है, और कितनी उसको P&L में भेजा ये डिस्क्लोज करना है। और आपने बोरोइंग कॉस्ट के लिए क्या, जैसे गवर्नमेंट ग्रांट है तो उसके लिए कौन सी अप्रोच फॉलो की, कैपिटल या रेवेन्यू इनकम अप्रोच, वो आपको डिस्क्लोज करना है। ठीक है, तो वहां पे इजी है, मतलब जो आपने एस पढ़ा, जो उसका ऑब्जेक्टिव है, जितने आपने सवाल करते उससे ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा डिस्क्लोजर क्या करना है। तो 7 का डिस्क्लोजर बड़ा इंपॉर्टेंट है, 15 का अलग से आपको पढ़ना पड़ेगा। अच्छा, कुछ एक बात ध्यान रखने वाली, कुछ स्टैंडर्ड जो होते हैं ना, उसमें रिकॉग्निशन, ना तो कोई रिकॉग्निशन होता है ना कोई मेजरमेंट होता है। सर मतलब याद रखो, जिस भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में रिकॉग्निशन और मेजरमेंट है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इंपैक्ट कर देगा। यस, P&L बैलेंस शीट इफेक्ट हो जाएंगे कोई चीज रिकॉर्ड करोगे तो। और कुछ ऐसे हैं जिसमें रिकॉग्निशन है ही नहीं, जैसे ईपीएस का P&L बैलेंस शीट पे कोई इफेक्ट ही नहीं आएगा। ईपीएस तो बस कैलकुलेट करना और आखिरी में शो कर देना। बिल्कुल। रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर AS18, उसमें सिर्फ डिस्क्लोजर है, ना कोई रिकॉग्निशन ना कोई मेजरमेंट, केवल रिलेटेड पार्टी का एडिशनल डिस्क्लोजर नोट्स टू अकाउंट्स में होगा। सेगमेंटल रिपोर्टिंग, जो आपकी टोटल बिजनेस बन गई, बिजनेस का P&L बैलेंस शीट बन गया। प्रोडक्ट वाइज आपको P&L प्रोडक्ट वाइज और एरिया वाइज और सर्विस वाइज नहीं बनाना, टोटल जो बन गया। लेकिन बाद में AS17 डिस्क्लोजर, केवल डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड है। AS17 में सिर्फ डिस्क्लोजर है, AS18 में सिर्फ डिस्क्लोजर है, AS24 डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन, जो आपने टोटल फाइनल अकाउंट बन गए लेकिन जो डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन है उसकी डिस्क्लोजर अलग से करनी पड़ती है, वो क्यों प्योर डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड है। तो आपको ऐसे सेग्रीगेट करना पड़ेगा अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की थीम को। और डेफिनेशंस भी कैसे आपको याद होनी चाहिए। कई लोग डेफिनेशन को ऐसे पढ़ लेते मजाक में। लिटरली अगर मैं भी किसी से बोलूं भाई बिजनेस सेगमेंट क्या होता है, सर वो प्रोडक्ट वाइज बांट देते हैं। सर अरे यार ये कोई बात हुई, ये कोई सीए इंटर एक प्रोफेशनल स्टूडेंट का आंसर है? प्रोडक्ट वाइज बांटते तो बिजनेस सेगमेंट, एरिया वाइज बांट नहीं। यू शुड नो द प्रॉपर डेफिनेशन कि भाई बिजनेस सेगमेंट इज अ डिस्टिंग्विशेबल कंपोनेंट ऑफ एन एंटरप्राइज दैट इज एंगेज्ड इन प्रोवाइडिंग product or service or group of related product or service which are having similar risk or return and risk or return different from other segment। सर ये तो बड़ी ऐसे तो याद तो नहीं हो सकती। चलो ऐसे याद नहीं हो सकती तो कम से कम कीवर्ड्स तो याद रख सकते हैं अपनी लैंग्वेज में कि बिजनेस सेगमेंट इज अ डिस्टिंग्विशेबल कंपोनेंट ऑफ एन एंटरप्राइज, यानी पूरे बिजनेस का एक हिस्सा है बिजनेस सेगमेंट। वो किस पर बेस्ड होता है? प्रोडक्ट या सर्विस पर या रिलेटेड प्रोडक्ट के ग्रुप पर। मतलब एक बिजनेस सेगमेंट में एक प्रोडक्ट भी आ सकता है, एक से ज्यादा प्रोडक्ट भी आ सकते हैं, और
वो जो प्रोडक्ट अलग अलग ग्रुप में आएंगे, अलग अलग सेगमेंट में आएंगे, उनका रिस्क और रिटर्न दूसरों से अलग होगा। ये दिमाग में तो होना चाहिए। बच्चों के दिमाग में ये भी नहीं है, बस प्रोडक्ट वाइज बांटते हैं बिजनेस सेगमेंट, क्योंकि अधिकतर क्वेश्चन कैसे पूछे, ऐसे डायरेक्टली कि भाई रिपोर्टेबल सेगमेंट बता दो। लेकिन आप पीवाईक्यूज करते हैं, मेरे को बड़ा बड़ा ट्रेंड है, पीवाईक्यू कर लो, पीवाईक्यू कर लो। अरे भाई पीवाईक्यू तो कर लो, लेकिन तुम्हारी एग्जाम में कुछ अलग आ गया तो वो दूसरों के लिए पीवाईक्यू है, आने वाले एग्जाम के लिए। तो आपको पीवाईक्यू में तो वो क्वेश्चन जो पूछे गए वो आप कर लेते हैं, लेकिन अब जिन टॉपिक्स पे अभी तक क्वेश्चन नहीं पूछे वो भी तो आपको आने चाहिए। इमेजिन करिए आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि भाई सेगमेंट बनाओ, बहुत सारे प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन दे, तो आपको तो प्रैक्टिस किसकी है, सेगमेंट, रिपोर्टेबल सेगमेंट बताने की, वो 10% वाला लगाने की। तो कहने का मतलब यह है कि आपको मालूम होना चाहिए। इमेजिन करिए, मैं मेरी क्लास में हमेशा AS2 में बताता हूं, याद करिए रॉ मटेरियल का वैल्यूएशन आप पढ़ते हैं तो बोले भाई रॉ मटेरियल का वैल्यूएशन वो रिप्लेसमेंट कॉस्ट पे होता है, और हर सवाल में रिप्लेसमेंट कॉस्ट दी हुई है। मैं मेरी क्लास में बताता हूं कि रिप्लेसमेंट कॉस्ट निकालनी कैसे। तो 80-90% स्टूडेंट को रिप्लेसमेंट कॉस्ट निकालना नहीं आती, मतलब रिप्लेसमेंट कॉस्ट अगर एग्जाम में नहीं दी तो वो निकाल नहीं पाएंगे, तो फिर वैल्यूएशन कैसे करोगे, सवाल ही नहीं कर पाओगे, और किसी भी पीवाईक्यू में ऐसा है ही नहीं। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि आपको हर चीज को डिटेल में, डेप्थ में पढ़ना चाहिए। शॉर्ट ये तो मैं आपको पढ़ना कैसे बता रहा हूं, रिवीजन देखिए, रिवीजन का कोई रिवीजन का कोई नया फॉर्मूला नहीं है। आपने जो डिटेल पढ़ा है आपको अपने समराइज्ड नोट्स बनाने ही पड़ेंगे, आपको अपने समराइज नोट्स बनाने ही पड़ेंगे। हर एएस का वन पेजर नोट आपके पास होना चाहिए। जो बड़े एएस हैं भाई, कुछ एएस तो बिल्कुल छोटे हैं तो 1 पेजर, कुछ थोड़े से बड़े हैं तो 2 पेजर, और कंसोलिडेशन अमलगमेशन है तो 3 to 4 पेजर के नोट्स आपके होने ही चाहिए। और आपने नहीं बनाए हैं तो मैं तो सारे स्टूडेंट्स को देते ही हूं अपने नोट्स, और जो लोग मेरे से नहीं पढ़े हुए हैं वो भी सामरिया क्लासेस का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले, उस पर सारे नोट्स आपको एडवांस अकाउंटिंग के मिलेंगे, समरी नोट्स। तो एस को इफेक्टिवली मैं कहता हूं, हमेशा स्टूडेंट से कहता हूं 3R टेक्निक है भाई। रीड, रिटेन, रिकॉल। ये प्रॉब्लम है। लोग रिवीजन को क्या सोचते हैं, दूसरी बार, एक बार पढ़ लिया, दूसरी बोले रिवीजन कर लो तो दूसरी बार भी पढ़ लिया। अरे भाई दूसरी बार पढ़ने को रिवीजन नहीं कहते हैं। जो आपने पढ़ा पहले उसको रिटेन करो और फिर उसको रिकॉल करो बिना पढ़े, वो रिवीजन है। और फिर वहां गड़बड़ हो रही है तो फिर पढ़ के देखो, फिर तीसरी बार जब रिवाइज करो तो जो पहले पढ़ा था पहले दिमाग में उसको लाओ, क्या पढ़ा था हमने और क्या अब हमें ध्यान नहीं आ रहा है। केवल क्वेश्चन सॉल्व मत करो, डायरेक्टली क्वेश्चन मत करो भाई, सीधे तुमने तो पोस्टमार्टम कर दिया, क्वेश्चन कब आ जाते हैं कई लोग कि सर हमने तो 50 क्वेश्चन कर लिए इस एएस पे। 50 क्वेश्चन की जरूरत नहीं है, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो काफी है, बहुत काफी है। बोरोइंग कॉस्ट आप पढ़ते हैं तो केवल उसमें इंटरेस्ट नहीं आता, केवल उसमें इंटरेस्ट नहीं आता। अगर आपने लोन अरेंज करने के लिए किसी को पैसे भी खिलाए हैं तो वो भी बोरोइंग कॉस्ट है, क्योंकि वहां लिखा है कमिटमेंट चार्जेस, वहां लिखा है इंसिडेंटल एंड एंसिलरी चार्जेस रिलेटेड टू बोरोइंग्स। तो फंडामेंटली आपको बात क्लियर होनी चाहिए। तो रीड, रिटेन एंड रिकॉल टेक्निक, और फिर आपके शॉर्ट नोट्स अगर होंगे तो ही वो रिवाइज हो पाएगा। और शॉर्ट नोट्स ऐसे हो कि उसमें ऑल कंसेप्ट कवर हो जाए, और जो भी कैलकुलेशंस ऐसी होती हैं, जैसे भाई मैक्सिमम सवालों में तो बोरोइंग कॉस्ट का जैसे एग्जांपल ले रहा हूं मैं, तो आप उसके सवाल सिमिलर होते हैं, भाई कैपिटलाइज होगा, एक्सपेंस होगा। लेकिन कभी कभी कोई स्पेशल केस पे क्वेश्चन है, कोई स्पेशल कैलकुलेशन आ गई, तो वो आपके शॉर्ट नोट्स में वो कैलकुलेशंस भी लिखी हुई, स्पेशल कैलकुलेशंस जो वो लिखी होनी चाहिए। जैसे कि मैंने बताया भाई AS2 में रिप्लेसमेंट कॉस्ट कैसे निकालते हैं, अगर वो आ जाए, वो बहुत कम लोगों को पता है। बिल्कुल, तो वो हमें बहुत 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 ध्यान से उसको पढ़ना पड़ेगा। तो हाउ टू रीड इट, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को इन हिस्सों में बांटे, डेफिनेशन, ऑब्जेक्टिव, एप्लीकेबिलिटी, नॉन एप्लीकेबिलिटी, रिकॉग्निशन, मेजरमेंट, प्रेजेंटेशन, डिस्क्लोजर। इसमें फिर किस पर फोकस करें वो मैंने आपको बता दिया, किस ऑर्डर में फोकस करें वो मैंने आपको बता दिया, और उसके बाद 3R टेक्निक को आपको फॉलो करना चाहिए।
आप रीड, रिटेन एंड रिकॉल, और आपके शॉर्ट नोट्स और 1 पेजर नोट्स, 2 पेजर नोट्स, बड़े एएस के लिए 3 to 4 पेजर नोट्स आपके पास होने चाहिए। तो जब आप ऐसा करेंगे, और डेफिनेशन को इग्नोर मत कीजिए, रिलेटेड पार्टी कौन होती है बताइए, रिलेटेड पार्टी कौन होती है, तो अभी डेफिनेशन याद नहीं आएगी। तो डेफिनेशन क्या है, व्हाट इज रिलेटेड पार्टी? सर वो होल्डिंग, सब्सिडरी, एसोसिएट, ज्वाइंट वेंचर। अरे भाई वो तो रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप है, मैं उस रिश्ते का नाम नहीं पूछ रहा हूं, मैं रिश्ता क्या है, रिश्ता रिलेशनशिप किसे कहते हैं वो पूछ रहा हूं। तो दो पार्टीज को तभी रिलेटेड मानते हैं जब एक पार्टी का दूसरी पार्टी पे कंट्रोल हो या सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस हो, और उसमें भी पूरे साल नहीं, एट एनी टाइम, मतलब एक सेकंड भी ड्यूरिंग द ईयर। तो पार्टीज, ये देखिए मुझे याद है, वैसे आपको ध्यान होना चाहिए, एज इट इज भले ही ना हो, पार्टीज आर कंसिडर्ड टू बी रिलेटेड if one party is having ability to control or having significant influence over the other party at any time during the year। एक पार्टी अगर दूसरी पार्टी पे कंट्रोल करने की एबिलिटी रखती है, या एक पार्टी का दूसरी पार्टी पे सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, चाहे वो पूरे साल ना हो, किसी भी क्षण भी हो, तो उन पार्टीज को रिलेटेड पार्टी माना जाएगा। ये एस 18 में डेफिनेशन है। तो हमें डेफिनेशंस को भी प्रॉपर, अभी हम पूछ रहे हैं आपसे, बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है ये, बिजनेस सेगमेंट, ज्योग्राफिकल सेगमेंट, रिलेटेड पार्टी, ऐसी एस 24 की डेफिनेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जा सकती है, बहुत चांसेस हैं कि आपसे पूछी जाए वो डेफिनेशन। एस 24 डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन क्या होता है, बड़ी डेंजरस डेफिनेशन है। डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन क्या होता है, तो वो डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए। जब डेफिनेशन पूछेंगे तो आप जनरल लैंग्वेज में नहीं लिख सकते, आपको एएस की एज इट इज लैंग्वेज तो कोई रट नहीं सकता, लेकिन जो कीवर्ड्स हैं कि भाई डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन का मतलब क्या होता है, वो भी एक बिजनेस सेगमेंट होता है, एक बिजनेस का सेगमेंट भी होता है वो ऑपरेशन, और उसको आप एक साथ बेच सकते हैं, तो उसको बोला गया डिस्पोजल सब्सटेंशियली इन इट्स एंटायरिटी, ऐसे लैंग्वेज यूज है वहां पे, और टुकड़ों में भी बेच सकते हैं, और पीस मिल, उस पर ताला लगा दिया, बेचा नहीं हमने, ताला लगा दिया, आग लगा दी, वो ऑपरेशन बिजनेस का वो फैक्ट्री दिया, उस पर ताला लगा दिया, तो दैट इज ऑल्सो अ डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन। यस, अबेंडनमेंट बोलते हैं, डेफिनेशन में वर्ड यूज है अबेंडनमेंट। खैर मैं अभी मैं उस पर नहीं आऊंगा, वरना आपका दिल धड़कने की बजाय घबराने लग जाएगा, बोले सर ये तो कैसे कैसे शब्द बोले हैं आपने। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो हैं उनको पढ़ने के लिए ये चीजें फॉलो आपको करना चाहिए, और उसका रिवीजन करने के लिए आपको ये बातें दिमाग में रखनी चाहिए। इसको केवल थ्योरी समझने की गलती मत करना। ये थोड़े समय पहले, पिछले 3-4 साल पहले की एग्जाम्स की बात करूं तो अलग है, लेकिन अब जो पेपर्स आते हैं और जो अटेम्प्ट, जो एग्जाम में क्वेश्चंस आ रहे हैं एएस बेस्ड, और जो रिजल्ट इंस्टीट्यूट का आता है, बिल्कुल शॉर्टकट वालों से सावधान रहो भाई। होड़ मची हुई है, शॉर्ट में कर लो, फटाफट कर लो, जल्दी कर लो। नो भाई, जल्दी करना चाहिए, मैं बार बार कहता हूं आपसे, लेकिन भैया ये जो है ना, रट्टे वाले लोगों से दूर रहो यार। ये रट लेते हैं, ये यहां आएगा, इसको यहां लिख दो, इसको ऐसा करते हैं, इसको इसमें जोड़ दो, इसको घटा दो। अरे भैया मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो क्या? प्लस माइनस इंटू डिवाइड सीखने के लिए कैलकुलेटर लेके बैठे हो क्या? आपको कंसेप्चुअली पढ़ना चाहिए अगर आपको अच्छा चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है तो। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पे तो कमांड होनी चाहिए, एक्सपर्टाइज होना चाहिए आपका, ठीक है? तो भाई मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, या कुछ पसंद नापसंद की बात तो है नहीं, कोई पिक्चर तो चल नहीं रही है, मैं आपके लिए थोड़ा सा यूजफुल रहा होगा, कुछ सीखने को आपको मिला होगा। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, जिससे कि आपको नोट्स प्रॉपरली मिलते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।